हेलो फ्रेंड्स, ब्लो रूम का ये मेरा सेकंड पार्ट है। ब्लो रूम का फर्स्ट पार्ट वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको जा कर के देखना मत भूलिएगा। उसमें ब्लो रूम की मशीन्स के सीक्वेंस के बारे में बताया है और ब्लो रूम को कैसे साफ़ सफाई रखी जा सकती है ब्लो रूम में, उस बारे में बताया गया है। और ब्लो रूम में कैसे काम किया जाना चाहिए और कैसे नहीं, इस बारे में, और कौन कौन सी कमियां पाई जा सकती हैं, हो सकती हैं ब्लो रूम में, तो इस बारे में भी डिस्कस किया है मैंने। अगर आप उस पार्ट को देखते हैं तो आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उस पार्ट को देखना मत भूलिएगा। उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे स्टार्ट। पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिफेक्ट इन ब्लो रूम। तो ब्लो रूम में जो हमारी लैब बन सकती है उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बन रही है तो हम उसको कितनी भी फैसिलिटीज़, जैसे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ब्लो रूम में काफ़ी कमियां थी तो उनको दूर किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी लैब में कोई डिफ़ेक्ट आ जाता है तो उसका कौन कौन सा डिफ़ेक्ट हो सकता है। वो पहला तो हमारी अनइवन लैब हो सकती है, मतलब कि हमारी लैब जो है वो ख़राब हो सकती है, असमान हो सकती है। उसमें हमारा मटेरियल इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि कई टाइप का मटेरियल इसमें हम मिक्स करते हैं, कई टाइप की वैरायटी की कॉटन हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। हमारी लैब जो है इरेगुलर लैब जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, या हमारी लैब ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है जितनी हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लैब का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे आगे के प्रोसेस में। कॉनिकल लैब मतलब कि हमारी लैब जो है वो एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली, ऐसी भी हो सकती है। बैरल शेप्ड लैब जो है वो हमारी बीच में मोटी, या कहीं मोटी कहीं पतली हो सकती है। लिक्ड लैब मतलब कि हमारी चपटी लैब हो सकती है। डिफेक्टिव स्लैवेज का मतलब होता है किनारे जो हैं वो हमारे ऊपर खाबड़ हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े होंगे तो भी हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्प्लिट लैब मतलब कि थोड़ी सी बीच में कहीं छुटी हुई है, कहीं बनी है, तो कहीं मटेरियल आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, इस टाइप की हो सकती है। डर्टी लैब हो सकती है, जो हमारी गंदी होगी तो वो भी हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगी। अब डिफ़ेक्ट के कारण क्या हो सकते हैं। लैब तो हमारी बन रही है, ख़राब भी हो रही है। अब उसका रीज़न अगर हम पता कर लेंगे तो हम अपनी लैब को आगे ख़राब नहीं होने देंगे। हमारा जो आगे मटेरियल आ रहा है पीछे से, उसको भी हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। और जब हमें पता नहीं होगा कि ऐसी लैब आ रही है तो इसका रीज़न क्या है, तो उसको रीज़न जानेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उस फॉल्ट को पकड़ने में और उस चीज़ को सही करने में। पहला जो आता है वो हमारा पहला डिफेक्ट जो आता है वो क्या आता है, कॉजेज़ ऑफ नैप फॉर्मेशन। अब नैप क्या होता है अभी हम आपको दिखाएंगे नैप कैसा होता है, कि ये वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है तो इसको देख लेना, इसको समझ लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉटन जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा अगर गीली होती है या बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है तो ये जो है फॉल्ट आता है। अगर आपका नैप ज़्यादा आ रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कि आपकी या तो कॉटन में ज़्यादा मॉइस्चर है या तो फिर कम है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा ट्रेस, मतलब कि कचरे का जो कचरा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। देन नेक्स्ट क्या है, लैब को फिर से बनाते हैं और उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि उसमें ऐसे सॉफ्ट वेस्ट है। सॉफ्ट वेस्ट मैंने कहने क्या हो सकता है, ऐसा गंदा मटेरियल जो कि कलर्ड है, या उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर के अलावा और कुछ रेसे हैं, कुछ और फाइबर्स हैं, तो उनको सॉफ्ट वेस्ट में हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमारी जहाँ पे रोलर लगा हुआ है, फील्ड रोलर, वहाँ से अगर निकल के आ रही है हमारी लैब, तो उसमें जो ब्लेड्स लगी होती हैं वो अगर ख़राब हो रही हैं, खुरदुरी हैं, या उनकी जो उसमें पिंस लगी हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, तो उसका भी ये कारण होता है जो हमारे लैब में नैप्स आ रहे हैं। या फिर हमें फीड रोलर और बीटर जो है उसके बीच में जगह कम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर हमारे जो कर्व और
या फिर जो हमारा मैसेंजर पाइप है जहाँ से हमारा मटेरियल आ रहा है उसका यू शेप में होना या कर्व शेप में होना, ये एक रीज़न हो सकता है नैप्स के बनने का। नेक्स्ट जो हमारे पंखे होते हैं और बीटर जो है उसके बीच की जो स्पीड है वो एक फ़िक्स होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए। बीटर या ब्लेड, नेक्स्ट है बीटर एंड ब्लेड स्टेप्स रेल के बीच निश्चित सेटिंग का होना। फिर हमारे जो पुर्जे होते हैं और बीटर ब्लेड की सेटिंग का ठीक से ना होना, ये भी एक रीज़न है नैप फॉर्मेशन का। जैसा हमने बताया था, जो नैप हमारा वर्ड बार बार आ रहा था, नैप कुछ इस टाइप की होती है। इसमें बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो आपस में एक साथ हो करके एक बीच में गार्ड बना देते हैं, जिसे हम लोग नैप बोलते हैं टेक्सटाइल्स में। नेक्स्ट है जो है वो हमारा रीज़न है, जो हमारी कर्ल कॉटन होती है उसका रीज़न क्या होता है। कॉटन अगर कर्ल हो रही है तो उसका रीज़न क्या होता है। हमारे ग्रिड बार जो है उसका बीटर के बहुत पास होना, ये हमारी कर्ल कॉटन का रीज़न होता है। अगर हमारी कॉटन कर्ल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रिड बार है वो बीटर के बहुत पास में है। बीटर भी अभी हम दिखा देंगे। और जो हमारा कृष्ण बीटर होता है उस पर हुक लगे होते हैं, और या फिर उन पे जो पिन्स लगी होती हैं वो घूम जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ल कॉटन हो सकती है। स्ट्राइप रेल, जो पुर्जे होते हैं उनकी सेटिंग में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है लंबा और घुमा हुआ माध्यम, जिसमें धीमी गति के पंखे लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो कॉटन है, जो हमारा फीड है वो निकल के आ रहा है, तो अगर वो घुमावदार होगा या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होगा तो उसमें अगर धीमी गति के पंखे लगे होते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो लैप लिकिंग का है। इसमें क्या है, जब हमारी मिक्सिंग हो रही होती है, जब हम लोग मटेरियल को अपने मिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हमारा सॉफ्ट कचरा ज़्यादा होता है तो ऐसा होता है। और पंखे के बहुत ज़्यादा स्पीड के होने से या अधिक जो पिटाई हो जाती है, अधिक कुटाई हम लोग कर रहे थे जिनिंग में, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या कॉटन में अधिक नमी होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, हमारी लैप जो है वो लीकिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा बार बार वर्ड आ रहा था बीटर, तो ये है हमारा बीटर। इसको हम लोग क्रिश्चियनर बीटर भी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और कहीं ना कहीं ये समझने में भी आसान रहता है अगर हम उस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि नाम की हिंदी नहीं हो सकती है तो उसको उसी नाम से ही बुलाया जाएगा। ये हमारा क्रिश्चियनर बीटर। नेक्स्ट जो है वो हमारी कॉनिकल लैप्स हो सकती है। कॉनिकल लैप मतलब शंक्वाकार लैप। तो इसमें क्या होता है, हमारी लैप जो है एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली हो सकती है। तो इसका कारण जो है वो क्या हो सकती है, इसके जो पेडल्स लगे होते हैं वो ठीक तरीके से जब काम नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है। और आगे चल के पेडल्स जो हैं उसमें डर्ट इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सामान हमारा एक तरफ से रुकने लगता है और एक तरफ से जाने लगता है। तो वो ऐसा शेप ले लेती है, एक तरफ से मोटी हो जाती है और एक तरफ से कम सामान की वजह से वो पतली हो जाती है मटेरियल की वजह से। एक तरफ से हवा बीटर में जाती है और ग्रिड बार में नीचे से निकल जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे एक तरफ का बीटर जो है वो ख़राब हो जाए, एक तरफ का बीटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी ऐसा हमारा प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। या फिर हमारा जो केज लगा होता है, जो पिंजरा लगा होता है जिसके थ्रू डस्ट जो है वो नीचे आ रही होती है, उसमें हमारा जो मटेरियल जो है उसमें जो और एक लगा होता है, तो उसके थ्रू हमारा मटेरियल वो ज़रूरत से ज़्यादा सोक करने लगता है एक तरफ से।
एक तरफ से ज़्यादा खींचता है, दूसरी तरफ से कम खींचता है, तो जिसकी वजह से भी ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है अनइवन होने की एक तरफ से। दूसरी रीज़न ये हो सकती है लैब को रोल करने वाला जो रोलर होगा और जो कैलेंडर रोलर होगा वो भी दिखाएंगे, उसके बीच दबाव समान नहीं होता है तो लैब की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो चौड़ाई में बोले तो लैब की जो मोटाई होती है वो लैब जो है एक तरफ से मोटी हो जाती है, एक तरफ से पतली हो जाती है, क्योंकि दोनों रोलर जो हैं उनमें एक तरफ से दबाव कम पड़ रहा होता है, एक तरफ से ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो जिधर से कम पड़ रहा होता है उधर की लैब जो है वो हमारी मोटी हो जाती है और एक तरफ की पतली हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो केज है वो अगर सही जगह पे नहीं होता है तो भी हमारा यही होता है कि मतलब एक जगह से मटेरियल तो ठीक ठाक आ रहा है बट दूसरी जगह पे केज ना होने की वजह से वो हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लैब हमारी ख़राब कर देता है। तो ये सब कमियां होती हैं, इन कमियों के थ्रू हम लैब को अपनी सुधार सकते हैं, इनको जान कर। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट लैब। जब हमारी सॉफ्ट लैब का क्या कारण होता है, जब हमारा कैलेंडर प्रेशर जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जो वेट है वो अलग अलग जाता है, दोनों साइड से अलग अलग वेट जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हमारी निकल के आ जाती है। और इसके चक्कर में हमारी जो लैब है वो हमारी एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने में अपना। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, अगर हमारी ये फॉल्ट जो है वो ब्लो रूम में है, ठीक है, अब हमने पहचान लिया, बट अब उनको सही कैसे करेंगे। तो पहली जो हमारी फॉल्ट निकल आ रही थी नैप फॉर्मेशन में, अगर हमारा नैप बन रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे। पहला जो हमारा नैप फॉर्मेशन होता है उसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला जो है तो हमें जो कॉटन है उसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी जो होती है, ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे, उसको हम देखेंगे कि उसमें कॉटन में जो हम नमी यूज़ कर रहे हैं वो हमने क्या पढ़ा था कि 5% होनी चाहिए कॉटन की। ओके, तो वो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। अगर नमी की क्वांटिटी जो है अगर वो ज़्यादा या कम होती है तो उसमें क्या होगा, हमारी जो कॉटन है, हमारी जो नैप्स हैं वो ज़्यादा बनेगी, या फिर तो इससे क्या होगा, हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट। और हाँ, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है वो सब हमारा कच्चा माल पे डिपेंड करता है। जो हमारा रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था, अगर वो अच्छा है तो हमारा आगे का प्रोडक्ट हम थोड़ी कमियों को अपनी सुधार करके उसको अच्छा कर सकते हैं। तो अगर उस कच्चे माल में बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मटेरियल ख़राब हो सकता है, तो क्या होगा, तो हम अपने बीटिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं अगर हमारे उस कच्चे माल में हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा है। और इस बीटिंग से डायरेक्टली जो है हमारी नैप को बनने में मदद मिल जाती है, जो कि लैब बनने में सही नहीं है। मतलब कि क्या है कि अगर हमने जो फर्स्ट मटेरियल लिया था जिनिंग में, ठीक है, अगर उस मटेरियल में हमारा ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बीटिंग करनी पड़ती है, या ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुटाई अगर करनी पड़ रही है तो क्या होंगे, नैप फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएंगे। अब वहीं से नैप फॉर्मेशन तो ज़्यादा हो गए, अब नैप फॉर्मेशन हो जाएंगे तो फिर उसमें लैब नहीं अच्छी बनेगी, तो उसको हम यहाँ पे सही नहीं कर सकते। तो उसको जब हम फर्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं ना अपना, तो हम जब प्रोडक्ट उठाते हैं तभी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में वो चीज़ ना हो जिससे कि हमारी लैब में नैप की क्वांटिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट, कॉटन मिक्स होते समय सुपरवाइज़र को, कॉटन जब मिक्स होती है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हमको दिखती है, मतलब कि सॉफ्ट वेस्ट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा होता है, तो जो कि हमारे लैब बनने के फॉर्मेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ी सी क्या बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम उस समय तुरंत अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, सो उसको ठीक करें, या फिर ऐसे स्टेप्स उठाएं जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम हो रही है
कॉटन में नैप की, तो वो प्रॉब्लम हमारी सही की जा सके और उसको रोकी जा सके, ताकि जो हमारा यान बन रहा है तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। मतलब जैसे कि आपका पहला स्टेप अगर ख़राब होगा तो वो धीमे धीमे 1 बाय 1 करते हुए हमारे बाद का जो लास्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो उसको इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ हर पॉइंट पे ध्यान रखना है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्वालिटी हमारी उस नेक्स्ट प्रोडक्ट की ख़राब ना हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए वर्कशॉप में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है, हम कर्ल कॉटन जो अभी हो रही थी हमारी, उसको कैसे रोकेंगे। पहली चीज़ तो अच्छी क्वालिटी का अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए छोटी छोटी, कि जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि वो छोटी कमी को वो तुरंत पहचान सके। और ऐसे ही पर्सन को काम में रखना चाहिए जो इस प्रकार की कमियों को तुरंत पहचान सके और तुरंत उन कमियों को दूर कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वेट करते रह जाएंगे, हमारी मशीनें भी बंद पड़ी रहेंगी और हमारा काम भी बढ़ता जाएगा और हमारा वर्कलोड बढ़ता जाएगा। और वो मशीनों की सेटिंग को चेक करता है और समय समय और इस तरीके के और हर मशीन को, जितनी भी मशीनें हैं उनको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। और ऐसे ही एम्प्लॉय को रखना चाहिए जो इन सब चीज़ों को अपने आप ध्यान रखे कि हमारी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए, और समय समय पे उसको चेक करता रहे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हो ही ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आए ही ना। और इसके लिए हम चेक करते रहते हैं, ताकि जो हमारी मशीन की सेटिंग्स हैं, अगर कोई भी सेटिंग्स होती हैं उसमें जिसके थ्रू ही हमारा मटेरियल जो है ठीक ठाक निकलता है, अच्छा निकलता है, तो उन सेटिंग्स जो है वो ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए या ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। टाइट होंगी तो हाई प्रेशर पड़ेगा, लूज़ होंगी तो प्रेशर बिल्कुल लूज़ हो जाएगा और हमारी लैप जो हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत मोटी मोटी निकलेंगी। तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। लैप में अगर सॉफ्ट वेस्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैप में अगर सॉफ्ट वेस्ट है तो उससे बचने का कैसे कर सकते हैं उससे। पहली चीज़ तो यही थी कि हम लोगों को शुरुआत में ही ध्यान देना चाहिए। तो लैप लीकिंग रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि सॉफ्ट वेस्ट की मिक्सिंग जब हो रही हो तो उस मिक्सिंग के समय भी इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी कॉटन को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, और अगर आ भी रही है तो उसको निवारण करना, उसको सही करने के बारे में सोचना चाहिए। जब वो बन रही हो, जब उसकी मिक्सिंग हो रही हो, तभी उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए कि उसमें जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारी नमी है, चिपचिपापन है, वो कम किया जा सके। अगर वो कम होगा तो हमारी लैप लीकिंग की प्रॉब्लम जो है वो नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमारा जो होती है वो सॉफ्ट लैप होती है। सॉफ्ट लैप को कैसे हम रोक सकते हैं। जब हमारा कैलेंडर रोलर का दबाव जो है वो कम हो जाता है, तब हमारी सॉफ्ट लैप जो होती है तो ऐसे में दबाव को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से, चूँकि कैलेंडर रोलर का दबाव कम हो जाता है तो उसको बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी सॉफ्ट लैप नहीं बनती है। और कॉनिकल लैप को हम बनने से कैसे रोक सकते हैं। केज को साफ़ करते हैं और एमरी पेपर, मतलब कि जो रेगमाल होता है उससे उसको दोनों तरफ साफ़ करते हैं, ताकि जो हमारा दबाव है वो बना रहे। और पैडल्स को निकालते हैं, उसको भी एमरी पेपर से अच्छे से साफ़ करते हैं। अगर रुका हुआ होता है पैडल्स तो उसको भी हम लोग जो भी उसका प्रोसेस हो उसको हम लोग क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस उसमें लगा देते हैं, तो हमारी कॉनिकल लैप नहीं बनती है ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपनिंग एंड क्लीनिंग मशीन। ये हमारा प्रोसेस के अंदर आएगा कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो पहला हमारा प्रोसेस होता है ओपनिंग एंड क्लीनिंग। आजकल के समय में जो ज़्यादातर ओपनिंग और क्लीनिंग मशीन यूज़ की जा रही हैं तो वो इस प्रिंसिपल पर कार्य करती हैं, इस सिद्धांत पे कार्य करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुटाई कर सकें, ताकि हमारे कॉटन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने छोटे से छोटे टुकड़े में वो टूट सके, ताकि कॉटन के टुकड़ों को खोलने का कार्य करती है, ताकि जो भी गंदगी है वो वहाँ से गिर जाए, हट जाए।
तो जितनी ज़्यादा वो छोटी होगी उतनी ज़्यादा उसमें से जो गंदगी होगी, वो जो छोटे पार्टिकल्स रह गए होंगे वो उससे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उसके अंदर से वो पार्ट्स नहीं निकल पाएंगे। इन मशीनों में सुई लगी होती है, धारदार स्पाइंस उठे होते हैं, मतलब कि कांटे उठे होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, कुछ सिंगल ब्लेड्स लगी होती हैं, ताकि कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जा सके, कॉटन को गुजार सके। एक रोलर के पेयर से एक प्लेट और रोलर लगा होता है जो एक अव्यवस्थित हवा को भेजता है, जिससे कॉटन क्या होती है, टूटती है। इन मशीनों को साधारणतया उपयोग किया जाता है इनकी फीडिंग टाइप और ब्लेड्स के तरीक़ों पे। जो ये मशीनें यूज़ होती हैं वो अलग अलग मशीन यूज़ होती है अलग अलग ब्लेड के हिसाब से। तो जिस तरीके की हमें कॉटन यूज़ होनी है या जिस तरीके का हमारा मटेरियल यूज़ होना है और जिस भी तरीके का हमें प्रोडक्ट बाद में प्राप्त करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उन मशीनों को यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा ओपनिंग एंड क्लीनिंग मशीन का जो फर्स्ट मशीन होती है वो क्रिक्टन ओपनर होता है। इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं एक हॉरिजेंटल प्लेन के चारों तरफ, जो कि घूमा करती हैं कंटिन्यूअसली। तो और इसमें जो फीडिंग मटेरियल होता है वो नीचे से ढीला और ऊपर से ठीक ठीक होता है। इसमें कॉटन जो हमारी निकल के आती है, जो हमारा निकलने वाला मटेरियल होता है वो पूरी तरीके से साफ़ हो चुका होता है। और ये ब्लो रूम के में फर्स्ट से सेकंड थर्ड पोजीशन तक वर्किंग इनकी होती रहती है। सो ये हमारा क्रिक्टन ओपनर है। इसको हम लोग वर्टिकल ओपनर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ब्लेड भी शो हो रही हैं, सर्कुलर स्टील ब्लेड्स, जो कि 6 से 8 तक हो सकती हैं। और इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट दिया हुआ है। इनपुट से हमारी कॉटन अंदर जाती है फीड मटेरियल, और आउटपुट से बाहर निकलती है। इसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी 35% तक होती है और ये 5 kg पर आर मटेरियल हमें देती है। इसको जो हमारा सेकंड है वो हमारा स्टेप क्लीनर है। इसको हम लोग सुपर क्लीनर के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें हमारे 6 से 8 सिलेंडर लगे होते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं बर्न्ड स्पाइन से, मतलब छोटी छोटी कीली नुमा निकली होती हैं, और ये तिरछे शेप में होता है ताकि मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ जा सके। और इसमें जो मटेरियल होता है वो लूज़ होता है, जो निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा और क्लीन मटेरियल निकल के आता, मतलब क्लीन करता है, ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। इसमें वर्किंग जो है वो फर्स्ट से थर्ड पार्ट तक हो सकती है। सो जैसा कि हमने बताया था, इसमें इंक्लाइंड होता है, तो ये पिक में बना हुआ है, ये इंक्लाइंड है, तिरछा है। तो इसमें 6 सिलेंडर का है डायग्राम जो है ये। तो इसमें 6 से 8 सिलेंडर हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे से हमारा मटेरियल जो है वो इनपुट किया जाता है और ऊपर से हमारा मटेरियल निकल के आता है। इसमें जो हमारी बीटिंग स्पीड है सिलेंडर की वो 460 या 640 या 300 RPM तक हो सकती है, अकॉर्डिंग हमारी कॉटन के टाइप पे डिपेंड करती है। और सो आप इन सभी पिक्स की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये अच्छे से आप समझ सकें और ड्रॉ कर सकें। स्टेप क्लीनर और सुपर क्लीनर के बाद हमारा आता है पॉर्क्यूपाइन ओपनर। पॉर्क्यूपाइन ओपनर में क्या होता है, जो हमारी प्लेट्स लगी होती हैं वो एक हॉरिजॉन्टल रोलर के ऊपर लगी होती हैं। एक रोलर होता है, उसके चारों तरफ ब्लेड्स लगी होती हैं। इसमें जो हमारी मटेरियल है वो फीड होता है प्लेट्स के थ्रू, रोलर में जाता है, और जो ये क्लीनर है वो ठीक ठाक काम करता है। और इसका जो प्रोसेस है वो 3rd से 4th तक होता है। सो ये हमारा पॉर्क्यूपाइन ओपनर है। इसमें फीड रोलर, प्रेशर रोलर और पैडल लीवर लगा होता है। इसमें एक केज लगा होता है जहाँ से हमारा मटेरियल जो है वो निकल के आता है।
पॉर्क्यूपाइन ओपनर के बाद हमारा आता है 2-3 ब्लेड बीटर। ब्लेड बीटर तो हम आपको दिखाई जा चुके हैं, जिसमें कि छोटे छोटे दांत पिंस निकली हुई होती हैं। तो इसमें एक क्षैतिज शाफ्ट होती है, जिसके चारों तरफ ठोस 2 या 3 स्टील की ब्लेडें लगी होती हैं। इसमें जो फीड रोलर से जुड़ा होता है, इसकी क्लीनिंग भी ठीक ठाक होती है, मतलब सही क्लीनिंग करता है। ये हमारा 4 से 6 प्रोसेस में पहुंचाता है। नेक्स्ट और लास्ट मशीन जो आती है वो हमारा आता है किशोर का बीटर। इसमें क्या होता है, बहुत सारी शार्प निडल्स लगी होती हैं एक वुडन बेस में। यह ब्लेड्स घूमती रहती हैं एक क्षैतिज शाफ्ट के चारों ओर घूमती रहती हैं। फीड रोलर जो है वो इससे जुड़ा होता है, इसमें भी क्लीनिंग जो है वो ठीक ठाक होती है, और ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है ओपनिंग और क्लीनिंग के बाद में ब्लेंडिंग और मिक्सिंग प्रोसेस। हमारी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग की जो पहली मशीन होती है वो होपर बेकर होती है, जिसको हम लोग ब्लेंडिंग बेल ओपनर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो अलग अलग कॉटन को मिक्स करना, जो अलग अलग वैरायटी की होती है, कॉटन को साफ़ करना, जो हमारी गंदी कॉटन होती है उसको खोलना, और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बाई चांस आ जाते हैं कॉटन में तो उनको हटाना। मेन इसका कार्य ये होता है। इसमें अलग अलग वैरायटी की कॉटन को मिक्स करते हैं ताकि हम फाइबर की क्वालिटी को बढ़ा सकें, तो वो काम इस मशीन में होता है हमारी। इसमें हम जितनी भी कॉटन, जिस भी प्रकार की हमें कॉटन को मिक्स करना होता है, उन सभी कॉटन को एक अनुपात के अनुसार पूरी उसमें कॉटन में फैला देते हैं। ज़मीन के ऊपर इसको हम फैला के रखते हैं ताकि जो हमारी कॉटन हम मिक्स कर रहे हैं वो हर जगह पे बराबर अनुपात में मिक्स हो। ये काम जो है वो हमारा मैनुअली होता है। ह्यूमंस के जो इसको कुछ लोग मिलके करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस मिक्सिंग में कॉटन के प्राकृतिक हालत जो होती है उसको, वायु का प्रसार जो होता है, और एक दिन में हमारी कितनी कॉटन फैलेगी उसको छोड़ दिया जाता है। फिर इसके नीचे से हमें समान कॉटन प्राप्त होती है। जब हम इसे ऊपर नीचे से खींचते हैं, इसको ऊपर नीचे करके खींचा जाता है आगे पीछे से, तो इससे हमें एक समान कॉटन मिक्स होती है और एक समान कॉटन प्राप्त होती है। फिर इसे बेल ओपनर के क्रीप लैक्टिस में डालते हैं। क्रीप लैक्टिस में इस कॉटन को फीड लैक्टिस में भेजते हैं। फीड लैक्टिस के मोमेंट द्वारा कॉटन स्पाइक्ड अपराइट लैक्टिस के विपरीत आगे की ओर बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है होपर बेल ब्लेंडर। ब्लेंडर का उपयोग अलग अलग तरह की कॉटन बेल्स को मिक्स करने में किया जाता है। इस मशीन में भी होपर बेल बेकर्स के सिद्धांत पर ही कार्य होता है और साधारणतया सिंगल लाइन प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। एक लाइन में 2 से 6 ब्लेड एक ही लाइन में हो सकती हैं, जिसमें कॉटन की अलग अलग टाइप की बेल लगाई जाती हैं। यह तिरछी होती हैं, जिससे कि कॉटन नीचे गिरती रहती है और बार बार होपर से इसमें अलग अलग प्रकार की कॉटन मिक्स होती रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है होपर फीडर। होपर फीडर मिक्स करता है अलग अलग प्रकार की कॉटन को और साफ़ करता रहता है। कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों को समान फीडिंग करता रहता है कि चेक करता है। यह मशीन बेल को मिक्स करती है, लेकिन इसके पास फीड लैक्टिस नहीं होता है। इसमें इंक्लाइंड लैक्टिस होता है जो कि 90 डिग्री पर काम करता है। एक फीडर का होपर रहता है जो कि 3/4 फुल चेकिंग करता रहता है लगातार फीडिंग मशीन में। ओके, सो हम आपको पॉइंट बताना चाहेंगे कि अब हमारा यहाँ से
तो यहाँ से हमारी ब्लो रूम का प्रोसेस जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कार्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कई वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनको आप इंग्लिश में याद कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में और आगे फ्यूचर में आपकी अगर इंग्लिश के वर्ड आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, वो आप लिख सकेंगे और उन्हें इंग्लिश में समझ सकेंगे, क्योंकि जो पढ़ता हुआ आ रहा है वो उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ता हुआ आ रहा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं। हम जिस तरीके से बोल रहे हैं हमें समझ में, मेन तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए किसी भी मशीन का। हम हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें आपको बल्कि और अच्छे मार्क्स आते हैं कि आप इंग्लिश के वर्ड को अचीव कर रहे हैं और धीमे धीमे आप समझते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश में राइट करते जाएंगे कुछ कुछ दिन, और आपकी हैबिट भी पड़ती जाएगी इंग्लिश में राइट करने की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते चलिए, धीमे धीमे अचीव करते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।